जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों आज हम PT03 का पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर के लेवल की अगर आप बात करेंगे तो कुछ कुछ सवाल से बहुत बेहतरीन थे, मतलब 4 से 5 सवाल बेहतरीन थे। जैसे जेईई एडवांस में होता है, जेईई एडवांस हमेशा यही करता है कि आपके पास में 30% के आसपास टफ रखता है, तो वो 30% टफ था। पर इजी वाला पार्ट थे वो भी आसान थे, पर वो डीजे जो आपको जो न्यूमेरिकल टाइप वाले सवाल थे वो इजी थे। पर न्यूमेरिकल में आपको ये हैबिट डालनी होगी कि भाई साहब की फ्रैक्शन में आंसर्स आते हैं, डेसिमल में आते हैं, तो वो आपको वहां तक आंसर तक पहुंचना और आंसर पे विश्वास रखना कि अपना सही है, वो एक बड़ी बात है। तो आप इसी बहाने उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखेंगे भी डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपको आंसर लिखना है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक रखना है, तो हमेशा आप सोल्व करके 3 पॉइंट तक निकालिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका आंसर है 2.30, तब आप आंसर मार्क करेंगे 0.23। पर अगर आंसर है 2.37 तो भाई साहब आंसर हो जाता है 0.24। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर आपको 2 डेसिमल तक बोला जाए तो आपको 3 डेसिमल तक सोल्व करना चाहिए, फिर अप्रोक्सीमेशन लेना चाहिए। क्लियर? इस मतलब आप ध्यान रखेंगे। अगर ये वाली गलती आपने करी है कि आप बोलेंगे सर जी मेरा तो 2.3 आया था, आगे 7 था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो भाई साहब वो आंसर 2.3 मार्क नहीं करेगा, वो 2.4 मार्क करेगा। तो पेपर के लेवल जेईई एडवांस जैसा सा ही था, और कुछ सवाल अच्छे थे, जो बेहतरीन सवाल थे, जो आपको लगे अच्छे, वो आप नोट्स में भी छाप सकते हैं। आप उसको अलग से काट के रख सकते हैं, फिर अपने लिख सकते हैं उसको, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे, आप उसको रिवाइज कर पाए। तो आइए बच्चों अपने 1 बाय 1 सबको शुरू करते हैं। आई होप आप सब सवालों को समझ पाएंगे। सबसे पहले सवाल है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे बोला गया कि हम वो न्यूमेरिकल वाले कर रहे हैं। पहले सवाल न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल वाले सवाल में एक सवाल आपके पास में उसे बोला गया ऐसे कंटेनर है और कंटेनर के अंदर ऐसे एक लिक्विड भरा हुआ है आपके पास में। ठीक है। अच्छा, यहां से अब क्या किया, इसको ऐसे कुछ ओपन कर दिया आपने ना, ऐसे कुछ ओपन कर दिया यहाँ पे, और इसका एरिया कुछ यहाँ पे ए है। अब आपको क्या बोला गया कि अब ये लिक्विड से जब बाहर निकलेगा तो इस कंटेनर पे कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। तो अब ये जो प्रेशर लगा तो कंटेनर पीछे की तरफ कंटेनर में फोर्स रहेगा, तो कंटेनर पीछे की तरफ फोर्स रहेगा, तो इस फोर्स को 2 आदमी बैलेंस करेंगे, एक फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, एक नॉर्मल बैलेंस करेगा। तो पहले ये फोर्स फ्रिक्शन देखेगा, और फ्रिक्शन की बस की नहीं रही, फिर नॉर्मल जाएगा। तो पहले देखते हैं फोर्स कितना लग रहा होगा कंटेनर पे। तो अगर आप देख रहे हैं वेलोसिटी कितनी आ रही होगी, ये हाइट आपके पास में 3h है, तो जो ई फ्लक्स की वेलोसिटी है वो √2gh आता है, √6gh आ जाएगी। ये वेलोसिटी आ गई लिक्विड की, जो लिक्विड बाहर आ रहा है, पर कैसा आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं कि मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, तो दैट इज रो, इसका एरिया मल्टीप्लाई वी, रो मल्टीप्लाई वी। ये तो आ गया बच्चों मास, मल्टीप्लाई एक और वी कर दीजिए, तो जो फोर्स लगता है आपके पास इतना, फोर्स ठीक आता है ना, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी तो मास में, अगर वी आपके पास मोमेंटम, तो इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो इतना फोर्स लग रहा होगा। तो आपने बोला सर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 6 रो ए जी एच, इतना फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप फ्रिक्शन देखेंगे तो ये फोर्स किस किस से बैलेंस होगा, फ्रिक्शन से और नॉर्मल से। तो कितना है, 6 रो ए जी एच इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू सवाल में गिवन है, उससे बोला कि जो ग्राउंड मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकता है वो रो एजीएच दे सकता है, फ्रिक्शन की वैल्यू रो एजीएच होगी। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी, 5 रो ए जी एच, ये आ गया आपके पास में नॉर्मल। अब रो एजीएच की वैल्यू सवाल में गिवन है आपको, दिस इज 16.5, दिस इज 5 मल्टीप्लाई 16.5, ये आपके पास में नॉर्मल आ गया। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ गई है, दैट इज 165 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 82.5। ठीक, तो यहां से 82.5 निकला है। डायरेक्टली भी देख सकते थे, 16 5 से 80 और 5 मल्टीप्लाई हाथ 2.5, दैट इज 82.5। तो ये आपके पास में इसका सही जवाब होगा, दैट इज 82.5। बच्चों अगर हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करें, तो सेकंड प्रॉब्लम में आपको बोला गया कि यहाँ पे कंटेनर है और कंटेनर के अंदर ऐसे क्यूब है आपके पास में ना, और ये क्यूब का ऐसे चैन से ऐसे कुछ चेन लटक रही है, यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा है, कुछ पोर्शन यहाँ पे कुछ ऐसा है। तब बोला गया कि ये जो ब्लॉक है वो आपके पास में इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इसकी चैन की लैम्डा मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, और इस क्यूब का मास m है, और इसकी जो डेंसिटी है आपके पास स्पेसिफिक डेंसिटी है 2/3, इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी है 2/3, दैट इज 2000/3 होगा kg पर मीटर क्यूब। ठीक। अच्छा, अदर चैन इज फ्री, ठीक है जी। इसकी जो डेंसिटी है चेन की वो कितनी है आपके पास, दैट इज 6000 kg पर मीटर क्यूब। और बताइए क्या है। अब हमसे क्या पूछा गया कि ये हाइट कितनी हाइट तक ये यहाँ पे आपके पास में तैर रहा हो, ऐसा इससे पूछा है। ठीक, अब आप देखिए, अगर हम बात करें बायएंड फोर्स, अगर इक्विलिब्रियम है तो एफ बी किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, टोटल वेट के बराबर, टोटल वेट हो गया ना आपके पास में।
अब बायड फोर्स कितना है, एक तो इसके ऊपर लग रहा होगा, इसका वॉल्यूम कुछ V मान लीजिए, इसका वॉल्यूम कुछ V हो गया आपके पास में, तो ये V और रो कितना है लिक्विड का, दैट इज उसका मटेरियल का, V रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई G, ये बाइंड फोर्स आ गया। इसकी वजह से अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या गिवन है, ये गिवन है कि मास डेंसिटी लैम्डा है, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम हुआ इतने से पार्ट के ऊपर, अगर आप बाइंड फोर्स देख रहे हैं तो कितना वॉल्यूम हुआ बच्चों इसका, ये तो लैम्डा मल्टीप्लाई एच, ये मास हो गया और मल्टीप्लाई रो हो गया, ये आपके पास वॉल्यूम हो गया, सही है। लैम्डा एच ये आपके पास मास हो गया और डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम आपके पास, तो आपको मास गिवन है तो वॉल्यूम हमें निकालना था ना, तो आप मास को डिवाइड बाय रो कर दीजिए, ये वॉल्यूम आ गया आपके पास में। अच्छा, इसकी डेंसिटी हमें पता है, कितनी डेंसिटी इसकी 6000। अच्छा, ये वॉल्यूम आ गया, रो ऑफ लिक्विड अगेन 1000 मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू टोटल वेट। टोटल वेट कितना है आपके पास में, m प्लस एच लैम्डा मल्टीप्लाई जी। इस जी ने इसको और इसको तो उड़ा दिया आपके पास में, ठीक। अच्छा, इसको भी हम उसी की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज m डिवाइड बाय रो, और इसकी डेंसिटी कितना है आपके पास में 2000, ऊपर यहाँ पे 3 आ गया। अब कुछ काट पीट लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया 3m/2। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कितना बन गया, दैट इज लैम्डा h/6, और यहाँ पे कितना बन गया, इस m को m लिख दिया आपने, और यहाँ पे बन गया h लैम्डा। अब हमें m बाय लैम्डा की वैल्यू गिवन है, तो पूरे को अगर हम लैम्डा से डिवाइड कर देते, ये बन गया 3/2 m बाय लैम्डा, यहाँ पे बन गया प्लस h/6, और ये बन गया m बाय लैम्डा, और ये बन गया h। अब m बाय लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 50, तो अगर आप इसको 50 बोल देंगे, और ये टोटल 1/2 लैम्डा बन गया ना, 1/2 m बाय लैम्डा, और m बाय लैम्डा की वैल्यू है 50 इज इक्वल टू बन गया 5h/6। यहाँ पे 10 आ गया आपके पास में, और यहाँ पे से 3 आ गया, तो h की वैल्यू आ गई 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 मीटर हाइट। तो कुछ नहीं करना था आपको इसमें, आप एक सिर्फ बाइंड फोर्स और वेट को आप बराबर कर दीजिए, और वो आपको लिखना आता तो आप इजीली इस सवाल को कर सकते थे। बच्चों, अगर आप थर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे तो आपको बोला गया कि यार एसएचएम हो रहा है ना, ऐसा कुछ बोला गया कि एसएचएम हो रहा है, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ मैक्स जो लग रहा है आपके पास में, वो गिवन है बच्चों, दैट इज 50√2 न्यूटन, इतना फोर्स मैक्सिमम लग रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। तो अगर आप देखेंगे जो टोटल एनर्जी है वो हाफ के ए स्क्वायर लिखी जा सकती है, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, बिकॉज अगर मान लीजिए आप मैक्सिमम इलोंगेशन वाली पोजीशन पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो सारी एनर्जी होगी हाफ की स्क्वायर में, टोटल एनर्जी इतनी है, वो इन दो फॉर्म में रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको बोला कि ये तो टोटल एनर्जी है आपके पास में, आपको बोला कि दोनों बराबर है आपके पास, काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी इसकी हाफ होगी, इसकी वैल्यू भी इसकी हाफ होगी, समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और वो टोटल एनर्जी का जस्ट क्या हो गया, हाफ हो गया, हाफ के ए स्क्वायर। इसमें डायरेक्टली आ जाए तो फिर वो वी का टर्म लिखो, दिक्कत होगा। लेकिन मुझे पता है दोनों 50-50% एनर्जी है, टोटल ये है, इसमें 50% कर दिया, तो यहाँ पे हाफ के ने इसको उड़ा दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a/√2 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास में, a/√2, मतलब इतना एक्सटेंशन था आपके पास में उस वाले केस, जिस वाले केस की बात कर रहे हैं। अब ये चाहता क्या है, तो उस टाइम पे फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स को अगर आप देखेंगे तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है k/x, यही होता है फोर्स आपके पास में, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब आपको पता है के ए की वैल्यू जो है वो ये है, के ए की वैल्यू कितनी है, दिस इज 50√2, और आपके जो चाहिए दैट इज के a/√2 की वैल्यू चाहिए, तो आप 50√2 डिवाइड बाय √2, इसने इसको उड़ा दिया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 50 न्यूटन आ गई, तो आपका जवाब होगा वो 50 न्यूटन। क्लियर बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है फोर्थ प्रॉब्लम, इसमें क्या बोला गया कि आपके पास में एक ऐसे लेक थी, मान लीजिए ना ये लेक है, कंटेनर की तरह शो कर रहा हूं मैं इसको, और यहाँ पे इनिशियली एयर बबल था, और ये एयर बबल उठ के कुछ ऊपर जा रहा है आपके पास में। अब क्या बोला गया, व्हेन एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम बॉटम टू द सरफेस ऑफ द लेक इट्स रेडियस बिकम डबल। तो यहाँ पे अगर इसकी रेडियस कुछ r है, सरफेस तक आता है तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, 2r होगी। अब क्या बोलते हैं, डेप्थ गिवन है लेक की, तो डेप्थ है आपके पास में वो कितनी है, d है, और जो प्रेशर कॉलम जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है P0 वो जो है दैट इज ρg10, ये गिवन है सवाल में। अब आपसे क्या बोला गया कि आप टेम्परेचर मान लीजिए इस प्रोसेस में कांस्टेंट है, और वो सरफेस टेंशन इसको दोनों ही नहीं लेना, तो मतलब यहाँ का जो प्रेशर होगा वही इस गैस का प्रेशर होगा, तो कितना प्रेशर आएगा आपके पास में, दैट इज
पी नॉट प्लस रो जी डी, ये है पी, P1 V1 मैं लगा क्या रहा हूं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इनिशियली वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। फाइनल अगर आप देखें तो प्रेशर कितना बन गया सिर्फ P नॉट, और वॉल्यूम कितना बन गया 4/3 पाई 8 आर क्यूब। समझ में आ रहा है 4/3, ये सब वैल्यूज आपके पास में साफ होगी। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो P नॉट आ गया रो जी 10, और यहां पे आ गया रो जी 10 रो जी प्लस रो जी डी इज इक्वल टू 8 P नॉट। क्लियर, ये P नॉट अगेन आ गया आपके पास, इट इज 80 रो जी। सही। अच्छा अब आप देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है वैसे डी की वैल्यू। तो रोजी ये सब साफ हो गए, तो डी की वैल्यू कितनी है 70 मीटर आ गई आपके पास डी की। तो बहुत आसान सा सवाल था, पर हम जो करते थे वो सरफेस टेंशन नहीं करते, पर सवाल में क्लियरली मेंशन सरफेस टेंशन विस्कोसिटी नहीं लेना है, तो मैं डायरेक्टली किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। बच्चों फिफ्थ प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया कि यहाँ पे एक वर्टिकल ऐसे रोड रखा हुआ है ना, ऐसे मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ है और ऐसे ही घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, आपको बोला गया कि इसका मास गिवन है रोड का, दैट इज 200 ग्राम, और लेंथ गिवन है आपको, लेंथ इज इक्वल टू 1/3 मीटर, और ये वर्टिकल पोजीशन में है। सेंटर पे इसको हिंज किया गया, विदाउट फ्रिक्शन घूम सकता है। दो पार्टिकल्स आ रहे हैं आपके पास में, यहाँ पे एक पार्टिकल आ रहा है ऐसे एम मास का, और एक पार्टिकल ऐसे यहाँ पे आ रहा है, और ये आके से चिपक जाते हैं। इन दोनों की वेलोसिटी वी है, और वी की वैल्यू गिवन है दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो आपको बोला गया कि जब मतलब सवाल में ये पूछा जब रोड ऐसे हॉरिजॉन्टल बन जाएगी तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी, वो पूछा है। थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो इन दोनों एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम है, इस सेंटर के अबाउट इसका और इसका सेम है। तो अगर हम इसकी लेंथ L मान लें तो mvL/2 प्लस mvL/2 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई ओमेगा, ऐसा ही बनेगा। फाइनली जब रोटेट करेंगे ये चिपक गए। अच्छा I की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये टोटल बन गया mvL, I की वैल्यू कितनी बन गई, I की वैल्यू बन गई mL²/12। ये तो रोड का आ गया, रोड का मास गिवन है क्या आपको। अच्छा ये रोड का मास कैपिटल M बोल दिया ना हमने, प्लस यहाँ पे बन गया स्मॉल m L²/2 आ गया टोटल, इसकी वजह से L²/4, इसकी वजह से L²/4, टोटल ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने ओमेगा। अब देखिए क्या कट रहा है, इस L से ये और ये L साफ हो गया आपके पास में। और देखिए तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ बन गया 2 स्मॉल mv इज इक्वल टू कैपिटल M L/6 प्लस स्मॉल mL मल्टीप्लाई ओमेगा। अब थोड़ी वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं। स्मॉल m की वैल्यू है आपके पास में 200 ग्राम, 100 ग्राम। यहाँ पे सब ग्राम में रख लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज सब ग्राम में कट जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और 200 ग्राम है ना आपके, ये 100 ग्राम था तो ये 1 लिख दिया आपने, और यहाँ पे लिख दिया इसको 2 लिख दिया, ये 2 डिवाइड बाय 6, और L की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/3, प्लस यहाँ पे आ गया L की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई ओमेगा। 100 ग्राम था वो 200 ग्राम था, 0 0 कटती तो 1 2 1 2 मेंशन कर दिया मैंने डायरेक्टली। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास में। अच्छा v की वैल्यू 17 है, सवाल में गिवन है, तो ये बन गया आपके पास में 34। ठीक है, v की 17 है, 34 आ गया। यहाँ पे अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे नो LCM आ गया आपके पास में, ऊपर 4 आ गया। ठीक, ये ओमेगा आ गया। तो ये अगर आप देखेंगे ओमेगा की वैल्यू आ गई 17 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपके पास में ओमेगा। क्लियर, इसको अगर आप देखें जैसे 163 ना, 153 डिवाइड बाई 2 रेडियन पर सेकंड, इतना ओमेगा आ गया इस इंस्टेंट का। क्लियर, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए जब ये रोड ऐसे आ जाएगा आपके पास में। तो इस वाले केस में देखेंगे तो इस पे ग्रेविटी का पॉजिटिव वर्क डन है, इस पे ग्रेविटी नेगेटिव वर्क डन है। टोटल वर्क डन पे ग्रेविटी 0 है, टोटल वर्क डन पे ग्रेविटी 0 है, चेंज काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, मतलब सेम का सेम रहेगा ओमेगा आपके पास में। तो ये जवाब हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करके देखें तो कितना आ गया बच्चों, ये दैट इज 76.5 रेडियन पर सेकंड। आपको समझ में आया कि ओमेगा चेंज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये वाला मास नीचे आया स्मॉल m, ये m ऊपर गया, तो एक पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ, एक पे नेगेटिव हुआ, तो नेट वर्क डन कितना आ गया 0। तो ये आंसर आ जाएगा 76.5 रेडियन पर सेकंड। बच्चों अगर आप 6 प्रॉब्लम देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। ऐसे बोला गया कि एक प्लेट है आपके पास में, और ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है। क्लियर। अच्छा अब अगर देखेंगे ये प्लेट हो गया, यहाँ पे सही शेडेड पोर्शन हो गया ऐसे प्लेट का,
इसकी साइड आपके पास में ए है और ये वाली साइड भी आपके पास में ए है, ठीक। अब हमें पूछा गया कि यार इसका ए बी एक्सिस के अबाउट कितना होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ए बी एक्सिस के अबाउट। तो अगर आप देखेंगे तो यार इसका इसके अबाउट पता है आपको, दिस इज ml स्क्वायर बाय 12, इसका इसके अबाउट पता है ना, एक मतलब रोड एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे रोड मान सकते हैं, तो एक रोड का मिड होता है ml स्क्वायर बाय 12, तो ये आ गया ml स्क्वायर बाय 12, ये भी ml स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट कितना है ml स्क्वायर बाय 6। तो कोई भी सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट देखें तो ml स्क्वायर बाय 6 आएगा। तो आप बोलेंगे सर जी इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज, तो बच्चों हमें ये पता लग गया कि इसके अबाउट आएगा ml स्क्वायर बाय 6। तो कोई भी पैरेलल एक्सिस से परपेंडिकुलर उठाएंगे तो ix प्लस i y आपके पास में iz के बराबर होना चाहिए। तो कोई भी दो सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 6 का हाफ हो जाएगा, तो इसके अबाउट आएगा ml स्क्वायर बाय 12, ये सही है। अब आप पहले से थ्योरम लगा दीजिए, तो आई नेट कितना आएगा, दिस इज mA स्क्वायर बाय 12 प्लस mA स्क्वायर बाय 2, पहले से थ्योरम आ गया। नेट वैल्यू अगर आप सोल्व करने जाएंगे तो कितना आ गया आपके पास में, ये 7 mA स्क्वायर बाय 12, ये एक्सप्रेशन आ गया। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 7 बाय 12, m की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास में, दैट इज 13 बाय 7, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 64। यहाँ से देख के लग रहा है हाँ भी कुछ सही लग रहा है, कुछ साथ से साथ कट गया, तो कुछ कटता तो अच्छा फील होता है नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज बिकम 64 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाय 12। अगर आप बच्चों से सोल्व करेंगे रिजल्ट आता है 69.33। कैलकुलेशन करना पड़ेगा और एग्जैक्ट पहुंचना पड़ेगा आपको, बिकॉज न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है। क्या बोला गया, एक स्ट्रेट रोड है आपके पास, लेंथ है मास m है, और यहाँ से इसको ऐसे ऐसे मतलब कुछ बांध रखा है ऐसे ना, ऐसे हिंज किया हुआ इस वाले पॉइंट के अबाउट। अब यहाँ पे क्या किया आपने, ऐसे यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया आपने, ठीक। स्मॉल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अब आप देखिए अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ से कुछ थीटा एंगल ऐसे डिस्प्लेस कर दे, यहाँ पे ले थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दे, तो यहाँ पे नीचे तरफ mg लग रहा होगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा हो गया। तो टॉर्क किस किस का आएगा, देखिए एक तो mg का टॉर्क आएगा, दैट इज mg L/2 sin थीटा, तो ये mg का टॉर्क आ गया आपके पास में, ठीक। देखिए जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ इसका भी टॉर्क आएगा आपके पास, दैट इज कितना है k, ये लेंथ होगी, ये वाला एंगल थीटा माना है ना, ये लेंथ कितनी होगी, ये l है तो l थीटा होगा, k l थीटा मल्टीप्लाई l टॉर्क के लिए इज इक्वल टू i अल्फा। i कितना है बच्चों उसका, उसके अबाउट दैट इज ml स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाई अल्फा। टॉर्क लिखा है, एक mg का आएगा एक स्प्रिंग का आएगा, स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हो दैट इज l थीटा, तो इसका दैट इज k मल्टीप्लाई l थीटा फोर्स हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हम मार्कआउट शुरू करते हैं, l l l उड़ा दिया हमने। अच्छा और देखो भाई साहब और क्या मिलेगा, कुछ वैल्यू वगैरह कुछ गिवन है, कुछ नहीं गिवन, सब इसकी टर्म में पूछ रहा है। तो हम देखते हैं इसको सोल्व करके। तो यहाँ पे बना मेरे पास में साइन थीटा बहुत छोटा है तो इसको थीटा लिखा जा सकता है, तो थीटा बाहर निकाल लो, थीटा बाहर निकाल लिए, यहाँ पे बन गया mg/2 प्लस kl और डिवाइड बाय बन गया तेरे पास में ml/3 ml, और ऊपर चला गया आपके पास में 3, और यहाँ पे बन गया दिस इज ओमेगा स्क्वायर थीटा, ऐसा। तो थीटा थीटा मिलेगा, यहाँ से मुझे ओमेगा मिलेगा, तो ओमेगा कितना है देख, ओमेगा आ गया 3mg प्लस 6kl डिवाइड बाय 2ml। इसका रूट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन ओमेगा का आ गया आपके पास, क्लियर। अच्छा अब हमें क्या पूछ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन कितना होगा, टाइम पीरियड कितना आएगा बच्चों, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा बाय 2 पाई रहेगा आपके पास में फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा का एक्सप्रेशन लिखा, दैट इज √3mg प्लस 6kl डिवाइड बाय 2ml, और यहाँ पे आ गया 1/2 पाई, ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी आ गया। अच्छा इसको कंपेयर कर लो, कुछ मिल रहा है तो यार, यहाँ से क्या कॉमन निकालने, k/m की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड मार के देखते हैं, 1/2 पाई, यहाँ पे करूंगा तो m साफ हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 3/2 l और g, प्लस यहाँ पे करूंगा तो दिस इज बिकम 3k/m, ये एक्सप्रेशन बन गया। बच्चों अब हमें इससे मैच करवाना है, अंदर जो टर्म है वो है g/2l, तो ये ठीक है g/2l सही है, यहाँ पे 3 नहीं रखना, और यहाँ पे k/m, तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा आपके पास में √3/2 पाई, और ये सब जो है g/2l प्लस k/m। तो अब हमें इस वाली टर्म को किसके बराबर लिखा है, मैंने लिखा है √3/2 पाई, और ये बोल रहा है उसको दैट इज r/20 पाई। तो यहाँ पे देखते हैं r की वैल्यू कितनी, इसने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे 10 आ गया, तो r की वैल्यू आ रही है 1.73 मल्टीप्लाई 10, तो r की वैल्यू कितनी थी 17.3, 17.3 आपके पास में जवाब हो गया,
क्लियर। अब इसने √3 की वैल्यू 1.2 भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज उसने लिखा है कि डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स तक उसने वैल्यू दे रखी है, तो हमने प्रोसीड कर दिया। तो सवाल आसान है, पर न्यूमेरिकल टाइप वालों में थोड़ा सा ये फोबिया रहता है, यार एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आ रहा, उसकी आदत है, तो आदत छोड़नी पड़ेगी। वो पुराने दिन थे वो चले गए, अब जेई वैसा नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल टाइप पूछता है, तो आपको न्यूमेरिकल की हैबिट डालनी पड़ेगी। बच्चों अगर हम न्यूमेरिकल टाइप के लास्ट सवाल की बात करें तो आपको बोला कि हेक्सागन क्रॉस सेक्शन की कोई पेंसिल थी और उसको ऐसे टेबल पे रखा गया है आपके पास में, ठीक है। अब बोला गया कि यहाँ पे इसको प्लेटफॉर्म पे रखा गया, प्लेटफॉर्म ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या होगा भाई, मैक्सिमम कितना हो ताकि मतलब ये गिरे नहीं और टोपल ना करे। टोपल करेगा तो देखिए अगर आप इसके ऊपर बैठ के बात करेंगे तो शुरू लग जाएगा, यहाँ पे लग गया सूडो, और यहाँ पे ऐसे कुछ फ्रिक्शन विक्शन लग रहा होगा, तो हम एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट के बहुत टॉप देख लेते हैं। तो इसके ऊपर बैठे तो ये एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, तो इसका एक्सेलेरेशन मान लिया कुछ आपके पास में किसी भी तरफ था तो सूडो लग जाएगा, या तो उधर या फिर इधर, क्योंकि एसिस्टम का है तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो मान लिया कि इस स्टेट पे इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ था तो एक्सट्रीम पोजिशन पे था ना ये, जैसे यहाँ पे मीन पोजिशन है, इस तरफ एक्सट्रीम पे इधर जाना चाह रहा है, सूडो लग गया। एक यहाँ पे क्या लग गया, mg लग गया। टोपल कौन करवा रहा है, m में इसको टोपल करवा रहा है और mg बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि m में चाहता है वैसे ऐसे पलट जाए। आप सोच के देखिए, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो एक चीज है, सडन एक्सेलेरेशन उधर हो जाएगा तो पीछे झटका लगेगा ना। आप सोचिए, देखिए गाड़ी है, वो गाड़ी सडन आगे चल पड़े तो पीछे झटका लगेगा, तो ये ऐसे पलटने की कोशिश करेगा और ये इसको बचाने की कोशिश करेगा। अब थोड़ा खेल देख लेते हैं कैसे सोल्व होगा ये। इसमें अगर आप देखेंगे साइड्स के थोड़ी लेंथ वेंथ देख लेते हैं कैसे समझ में आएगी। ये वाली तो पूरा इसकी साइड a मान लीजिए, एक साइड a मान लीजिए, ये कितना होगा, a/2 हो गया, क्लियर। अच्छा अगर ये आपके पास में a है तो यहाँ पे ये ऐसे 60 डिग्री बनेगा आपके पास में, तो ये 60 हुआ आपके पास में, तो ये भी 60 हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, दिस मुझे ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट कितनी है, तो ये बन गया a cos 60, ये a sin 60। तो मैंने लिखा ma, साइड को कुछ l मान लीजिए ना, दिस इज l sin 60 इज इक्वल टू mg l/2, क्लियर। ये साइड ऐसे l/2 मान लीजिए। अब हमसे क्या पूछ क्या रहा है, ये एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है मैक्सिमम, वो ये पूछना चाह रहा है, और ओमेगा हमें गिवन है। तो m ने m को मार दिया, तो जो l ने l को मार दिया, तो एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम हो सकता है g/2 डिवाइड बाय sin 60 आ गया आपके पास √3/2 ना, तो यहाँ पे g/√3 बन गया, इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। अब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर a, एसएचएम में एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर a। अच्छा ओमेगा की वैल्यू सवाल में गिवन है आपको 6, तो ये होगा 36 मल्टीप्लाई a, तो यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू चेक करेंगे बच्चों तो ये आ गया आपके पास 10 डिवाइड बाय 36 और यहाँ पे √3। अब इसको अगर आप सोल्व करने जाएंगे, ये एम्पलीट्यूड है, अब इसको इसने किससे कंपेयर किया, p डिवाइड बाय 100√3। अब इस √3 ने इसको मार दिया, तो p की वैल्यू भाई साहब आ रही है, दैट इज 1000 डिवाइड बाय 36। अब इस थोड़ा सोल्व करके देख लो, तो यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 500 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 250 आ गया। अब ये 250/9 आ रहा है आपके पास, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 27.7। अगेन न्यूमेरिकल टाइप है, आपको कैलकुलेशन तैयार रहना है, पर न्यूमेरिकल टाइप में मोस्टली सवाल आसान रहता है, बिकॉज वो पता भी कैलकुलेशन में थोड़ा दुखी करना है बच्चे को, सवाल आसान देता है वो। जैसे अभी तक हम जितने भी इंटीजर टाइप मतलब न्यूमेरिकल टाइप देखे वो सबके सब आसान थे, वो डिफिकल्ट नहीं था। बच्चों अभी हम आ गए मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में। जो 9th प्रॉब्लम है उसमें क्या बोल रहा है आपके पास, ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पे कंटेनर है और कंटेनर के अंदर ऐसे एक लिक्विड डाला हुआ है आपके पास में, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक पिस्टन था और अब इसने क्या बोला गया कि इसके ऊपर एक प्रेशर P लगा दिया, लिक्विड इस पिस्टन की वजह से P लगा दिया, और इसको एक सैटेलाइट में रखा गया है, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है। सबसे पहले ऑप्शन में तो आपसे बोला गया कि किस वेलोसिटी लिक्विड बाहर आएगा, तो अगर आप बोलेंगे बर्नौली लगा दीजिए इस वाले पॉइंट पे, और जो लिक्विड जस्ट बाहर आ रहा है उस वाले पॉइंट पे लगा दीजिए ना, तो आप बोलेंगे इसका प्रेशर कितना हो, P। हाइट फैक्टर लिया नहीं जाएगा बिकॉज ग्रेविटी दी है, ρgh में g की वैल्यू g फैक्टर 0 है, तो वो वाला 0 आ गया। P प्लस ρgh प्लस हाफ ρv स्क्वायर, ये बहुत बड़ा एरिया, तो इसका एसिड 0 मान ली, इज इक्वल टू यहाँ पे आएंगे तो जस्ट बाहर आ गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो 0 है आपके पास में, तो प्रेशर 0 इज इक्वल टू हाफ ρv स्क्वायर, बिकॉज बाहर तो वैक्यूम है ना, बाहर वैक्यूम है, और ऊपर का प्रेशर P0 है, और हाइट फैक्टर आएगा नहीं बिकॉज ग्रेविटी आपके पास में 0 है। तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखेंगे तो v का जो एक्सप्रेशन आया आपके पास 2p डिवाइड बाय रो की रूट, ये आपके पास में वेलोसिटी आ गई। ठीक, तो बी ऑप्शन आपके पास में सही होगा। अब बोला वैसे कितना टाइम लगेगा एम्प्टी होने में, अब वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रही भाई साहब की हाइट वाइट कितना है, तो अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम, तो ये अगर आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है आपको, दैट इज स्मॉल ए मल्टीप्लाई वॉल्यूम, दैट इज 2
पी बाय रो, ठीक। तो आप करेंगे ए मल्टीप्लाई 2p बाय रो मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम कितना है, कैपिटल ए मल्टीप्लाई एच। तो यहां से टाइम आपके पास में आ जाएगा कैपिटल ए बाय स्मॉल ए एच, यहां पे रो बाय रूट 2p। क्लियर। तो यहां पे दो ऑप्शन सी होगा आपके पास, इट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो सिंपल सवाल था, ये चीज देख पाना। अच्छा सैटेलाइट है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, बोल भी दिया, और नहीं बोलता तब भी आपको ये चीज समझनी पड़ती। बच्चों अगर आप 10th प्रॉब्लम में देखें, जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो ये है कि जो आपके पास से बाइंड फोर्स होता है वो जी इफेक्टिव के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब भी आपको बाइंड फोर्स निकालना हो तो आप स्टेशनरी फ्लूइड के लिए निकालते हैं ना, तो आप एक काम करिए, आप कंटेनर के ऊपर बैठ जाइए। कंटेनर के ऊपर बैठेंगे तो अगर एक्सीलरेटिंग फ्लूइड है, सूडो बोर्ड लगा देंगे आप। तो सूडो बोर्ड सब लगाने के बाद में जो जी इफेक्टिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में बाइंड फोर्स लगता है। तो आपको क्या बोला गया सवाल में, सवाल में ऐसा बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक क्यूब को रखा गया, ठीक है, ऐसे क्यूब हो गया। अच्छा ये वाला जो एक्सिस है आपके पास में, दिस इज वाई एक्सिस बोल दिया, इसका नाम कुछ जेड एक्सिस बोल दिया। ये जानबूझ के तंग करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लोग बच्चों पता होता है भाई लोग एक्स वाई ऐसे मानते हैं, इसने कुछ उल्टा कर दिया। अब बोला गया एक तो ये जा रहा है आपके पास में जे आई कैप में, जे आई कैप में जा रहा है, सॉरी जी आई कैप में, तो सूडो उल्टे तरफ लगेगा। तो एक तो सूडो इधर आ गया आपके पास में जी, एक जरा माइनस जे में जी से, तो एक सूडो यहाँ पे आ गया आपके पास में जी, और एक ग्रेविटी वाला आ गया आपके पास में। क्लियर, ये तीन आ गए। अब अगर आप जी इफेक्टिव इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो इस वाले बॉडी डायगोनल के अलोंग आ गया आपके पास। इसका नाम क्या है, एफ, इसका नाम है सी, तो एफ सी के अलोंग आ गया आपके पास। तो ये पानी जो रहेगा वो कुछ ऐसा टिल्टेड रहेगा, ऐसा ऐसा कंटेनर में ऐसा रहेगा पानी, पानी जी इफेक्टिव परपेंडिकुलर रहता है। तो अगर आप देखेंगे कोई है मतलब जिसकी डेंसिटी कम है वो वाला सी एफ टी की डायरेक्शन में मूव करेगा, लो डेंसिटी वाले जो होंगे वो सी एफ की डायरेक्शन में मूव करेंगे, बिकॉज वो जी इफेक्टिव के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक बाल्टी है उसमें बोर्ड डाली, वो बोर्ड ऊपर आएगा, जी इफेक्टिव का कोई डायरेक्शन में आती है, कम डेंसिटी वाली चीज। जहां डेंसिटी वाली चीज नीचे जाती है मतलब वो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में जाती है। तो आपसे क्या बोला गया कि आपको एक तो मेटल बॉल को रखा गया और एक आपने एयर बबल को रखा, एयर बबल को रखा गया सी पे रखा, तो कहां पे तरफ जाएगा, वो ऊपर एफ की तरफ जाएगा। तो आप बोलेंगे इट विल राइज अलोंग द बॉडी डायगोनल सी एफ। अगर आप एयर बबल हो गया तो ए ऑप्शन सही हो गया। फिर अगर आप मेटल बॉल को कहां पे रखा था, जी पे रखा था, वेयर इज जी, जी पॉइंट इज यहाँ पे है, जी पॉइंट आपके पास में यहाँ पे। तो अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो किस तरफ जाएगा आपके पास में, वो जी इफेक्टिव डायरेक्शन में जाएगा। जी इफेक्टिव किस डायरेक्शन में है, एफ सी की डायरेक्शन में। तो इस फेस के लोग ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे इसके पैरेलल होगा ना आपके पास में। जैसे पानी में रखा तो ये जी इफेक्टिव की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे रखेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ पे रखेंगे इधर जाएगा। तो आपने इस वाले पेन में रखा तो वो जी सी की तरफ जाएगा आपके पास में। समझ में आ रहा है, तब इसमें ए एंड डी ऑप्शन सही हो गया। एक जो गलती करते हैं लोगों का ऐसा वैसा बॉडी डायगोनल 45 डिग्री पे होता है, बॉडी डायगोनल 45 डिग्री पे नहीं होता। आप करके देखिए वाला एंगल आता है, फेस डायगोनल आपके पास में आता है कि दिस एंगल इज 45, पर अगर आप बॉडी डायगोनल देखेंगे तो 45 पे नहीं है, ये एंगल डिफरेंट आता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये सीधी मिस्टेक हो जाती है। तो दो ऑप्शन सही, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। बच्चों अगर आप 11th प्रॉब्लम में देखें तो आपको बोला गया भाई साहब कि एक ऐसे कंटेनर है, कंटेनर में थोड़ी सी ऐसे मान लीजिए ना, यहाँ पे कंटेनर ठीक है, हमें विजुलाइज हो रहा है, हम डायग्राम में एक तो पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया ऐसे इधर, ए पार्टिकल को किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया आपने, इसको वी से प्रोजेक्ट किया, और एक पार्टिकल को आपने थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, यू से कितने पे, थीटा पे, ठीक। अब जी इफेक्टिव अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जी इफेक्टिव अगर आप चेक करेंगे तो आपको गिवन है कि जो इसकी डेंसिटी है वो है रो बाई 2, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो बाई 2। कि अगर कोई बॉल की डेंसिटी रो बाई 2 है तो अगर इस बॉल की डेंसिटी रो बाई 2 है, इसको लिक्विड में डाला जिसकी डेंसिटी रो है, तो देखिए ऊपरी तरफ बाइंड लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, बाइंड फोर्स नीचे तरफ mg, नेट फोर्स अगर आप देखेंगे तो v रो g, ये बाइंड फोर्स आ गया, और v रो बाई 2g ये mg हो गया, और ये एक्सीलरेशन को ma के बराबर कर दिया आपने, इतना सही। अब देखिए क्या कर रहे हैं, v रो और v रो आपके पास साफ हो गया, तो यहाँ पे बन गया g बाई 2, सही, और यहाँ पे आपके पास में क्या बन गया, g बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ बन गया a बाई 2। तो इसका जो एक्सेशन है वो g आ रहा है, एक्सेशन g आ रहा है, इसका एक्सेशन ऊपरी तरफ आएगा g। तो इस वाली बॉल के लिए तो आ गया आपके पास में ऊपरी तरफ एक्सेलेरेशन g, इतना क्लियर, ठीक है। और अगर आप इस वाले बॉल की चेक करेंगे, बी बॉल की बात करें तो उसकी डेंसिटी रो है, तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाए, एक्सेलेरेशन 0 है, इसके लिए अगर आप एक्सेलेरेशन 0, समझ में आ रहा है। तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी आपके पास में, इसका मोशन अगर आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ऐसे कुछ, तो ये कुछ ऐसे जाके आपके पास में ऐसे करके कुछ ऐसे जाएगी, और ये वाली ऐसे स्ट्रेट जाएगी, और दोनों कहाँ मिलते हैं, आपको बोल दिए दोनों मिलते हैं टॉप पे, एच हाइट ऊपर जाने के बाद में, समझ में आ रहा है। ये तो प्रोजेक्टेड और इसके ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन था, ऐसे घूम के चला जाएगा।
अब अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हम क्या करें कि टाइम बाई मतलब सेम टाइम पे कोलाइड करते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे, ये ऐसे उसने बोल दिया, ठीक है जी। अब देखते हैं तो इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा h डिवाइड बाय v साइन थीटा। इसको जो टाइम लगेगा क्योंकि सेम स्पीड से जा रहा है h बाय v साइन थीटा, और इसका जो टाइम आएगा आपके पास में दैट इज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर दैट इज 2h बाय g का रूट, ये आएगा। एक इक्वेशन तो बच्चों ये वाली बन गई। वेरिएबल कितने हैं आपके पास में, दो वेरिएबल है आपके पास में, थीटा बीटा सब गिवन है, आपको बस v और u नहीं गिवन। एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे जो u cos थीटा आएगा वो v के बराबर आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वैसे सेम का सेम ही रहेगा, टाइम सेम लग रहा है, तो ये जितनी डिस्टेंस चलेगा उतना ये चलेगा, तो ये जो चलेगा u cos थीटा स्पीड से, ये चलेगा v से, तो ये दोनों बराबर कर दिया आपने। अब आप थीटा की वैल्यू गिवन है 45, तो यहाँ पे तो आ गया u इज इक्वल टू रूट 2v। एक इक्वेशन तो ये वाली बन गई इसके हिसाब से। बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक कर देना, यहाँ पे u साइन थीटा आना चाहिए, इसका कंपोनेंट टूटेगा, दैट इज u साइन थीटा। सबसे पहले इसको सोल्व करके देखते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है दैट इज 10, तो हमने 10 लिख दिया। u की वैल्यू निकालनी है और ऊपर चला गया तो रूट 2 आ गया, 2h बाई जी 20 डिवाइड बाई 10, तो ये रूट 2 बन गया एक साथ, तो u की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड, u तो 10 मीटर पर सेकंड, तो एक तो ऑप्शन बी सही हो गया। v की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो v कितना आएगा, v आएगा u डिवाइड बाई रूट 2, तो u की वैल्यू गिवन है 10 दैट इज 5 रूट, तो दो ऑप्शन सही हो गया आपके पास, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो ये जो कंसेप्ट है आपके पास में कि चीजें जी इफेक्टिव की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। क्लियर बच्चों, अगर हम 12th प्रॉब्लम की बात करें तो बोला गया कि ऐसे एक रोड थी और इसको एक दूसरी रोड के साथ ऐड किया गया, तो थोड़ी बड़ी थी आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं लेंथ आर एल है, इसकी रेडियस कुछ आर है आपके पास में, इसकी अगर आप देखें इसकी लेंथ कितनी है 2l है और रेडियस कितनी है आपके पास में 2r है, और इसको यहाँ पे ऐसे m मास को हैंग किया गया है। तो मैं तो वही चीज बोलता हूँ, आप इसको स्प्रिंग से रिप्लेस कर दीजिए। y होता है आपके पास में स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, तो अगर आप इसको ऐसे लिख दैट इज f, ये आ गया y a बाय l मल्टीप्लाई डेल्टा x इज इक्वल टू f, तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट y a बाय l मान लीजिए, तो हमारे ये दो स्प्रिंग है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है आपके पास, तो स्प्रिंग को आपको यंग्स मॉडल सबका सेम है, तो आपने क्या लिखा, दिस इज बिकम y a बाय l, ठीक है। इसको मान लीजिए कुछ k स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, y तो सेम का सेम है, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया कितना बन जाएगा 4, ये डिवाइड बाय 2, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा 2 के होगा। दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, एक का ये है, यहाँ पे m मास को हैंग किया। तो अब अगर आप देखें एक्सटेंशन, सबसे पहले टोटल इलोंगेशन तो कितना आएगा, k इक्विवेलेंट कितना है आपके पास में, k इक्विवेलेंट कितना आएगा, सीरीज में है दैट इज k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2 दैट 2k/3 आ जाएगा। तो अगर आप टोटल एक्सटेंशन देखेंगे दैट इज टेंशन कितना है mg डिवाइड बाय k इक्विवेलेंट 2k/3, तो 3mg/2k आएगा। k की वैल्यू पुट कर दीजिए, k की वैल्यू कितनी है y a बाय l, तो ये बन गया दैट इज 3/2 mgl y और a की जगह पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो एक तो बच्चों डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगर आप बात करेंगे एक्सटेंशन अपर स्प्रिंग, अगर आप बात करेंगे डेल्टा x किसमें, अपर स्ट्रिंग में, तो अपर में अगर आप देखेंगे तो क्या टेंशन तो mg है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है y a बाय l, ये आएगा आपके पास में दैट इज mgl डिवाइड बाय a y, तो a की जगह पाई आर स्क्वायर पुट करें तो a ऑप्शन भी सही हो गया। फिर आप बात करेंगे लोअर वाले में, तो अगर आप बात करें डेल्टा x इन लोअर, तो अगेन वही यार टेंशन तो mg के mg है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2k हो गया, तो 2y बाय ऐसा बन जाएगा, तो अगर v भी सही हो गया, तो आपके पास में a b एंड d तीन ऑप्शन सही हो गए। जब भी ऐसा सवाल आए आप स्प्रिंग से रिप्लेस कर लीजिए, बिकॉज स्प्रिंग की हमें फील ज्यादा आती है, इसकी थोड़ी कम फील आती है, स्प्रिंग से रिप्लेस कर लेंगे तो सवाल आपका इसमें हलवा बन जाएगा, बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। बच्चों अगर आप 13th प्रॉब्लम में देखेंगे तो आपको ऐसे बोला गया कि यहाँ पे एक स्प्रिंग ये है आपके पास में और यहाँ पे ऐसे एक मास है m1, ठीक, यहाँ पे ऐसे एक m2 है, इसका स्प्रिंग ये हो गया, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ k2 है, ठीक। अब ये ऑसिलेट कर रहा है, आपको गिवन है कि m1 बड़ा है एज कंपेयर टू m2 और ये ऐसे जंप कर रहे हैं,
एम्पलीट्यूड वगैरह सब सेव है आपके पास में, एक साथ करें। एक साथ करें मतलब दोनों को एक मास मान लें, और फिर ये दोनों स्प्रिंग किस में पैरेलल में है, इस वाले कॉम्बिनेशन को पैरेलल बोलते हैं। अगर कभी आपके पास में ऐसा हो, एक स्प्रिंग यहाँ पे है, एक स्प्रिंग यहाँ पे, ऐसे ब्लॉक ऑसिलेट कर रहे थे पैरेलल में। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको x दूरी इधर लेके जाएंगे तो ये स्प्रिंग फोर्स आएगा इधर kx, और ये भी इधर खींचेगा kx से। तो और अगर यही सेम रिजल्ट आता अगर ये दोनों स्प्रिंग ऐसे होती, तब भी अगर आप इसको x इधर कंप्रेस करते तो ये भी kx होती, ये भी kx, सेम हो रहा है आपके पास, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो k इक्वल कितना बन जाएगा आपके पास में m, सो दैट इज k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। और अगर आप m इक्विवेलेंट देखें दैट इज m1 प्लस m2। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि टाइम पीरियड कितना आएगा, तो t आएगा आपके पास में, t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट m इक्विवेलेंट बाई k इक्विवेलेंट। ठीक, तो यहाँ पे 2 पाई m इक्विवेलेंट कितना आ गया m1 प्लस m2, और k इक्विवेलेंट कितना है k1 प्लस k2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपके पास में? सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर बोला मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन कितना है, मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन। तो अगर आप एक्सीलरेशन चेक कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन आपके पास में होगा दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स ना। तो हमने बोला कि इसका जो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम मान लिया दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और x की जगह कुछ एम्पलीट्यूड a बोल दिया। ठीक है, ओमेगा क्या लिखेंगे? ओमेगा आ गया आपके पास अंडर रूट k बाई एम। तो देखेंगे दैट इज k बाई एम, k कितना k1 प्लस k2, और m कितना आ गया m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई a। ये एक्सेलेरेशन होगा। फोर्स की अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो फोर्स कितना लगेगा आपके पास में? एक का एफबीडी बना के देखते थोड़ा समझ में आएगा आपको। मान लीजिए m2 है आपके पास में ना, ये m2 है, इसको इधर गया कंप्रेस हुआ, तो इस पे स्प्रिंग ने फोर्स कितना गया दैट इज k2a, इतना फोर्स लगाया। ठीक है, और इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे देखें, मान लीजिए अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता बच्चों, तो इस पे मान लीजिए फोर्स लगता है कितना k2x, k2x लगता है इस पे ना ऊपर वाले पे। तो आप कह रहे दैट इज k2x इज इक्वल टू m2a। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नीचे वाले दैट इज उस पर था k1x इज इक्वल टू m1a, इसका ये a2 हो गया, ये a1 हो गया। अब आप अगर कंपेयर करें a1 a2 में से कौन बड़ा है, तो आपको सवाल में क्या है k1 by m1 इज ग्रेटर देन k2 by m2। इसका मतलब क्या a1 बड़ा है एज कंपेयर टू a2। मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये तेज चलता है, ये धीरे चलता है। तो अब क्या करेगा, अब फ्रिक्शन इसको धीरे करने की कोशिश करेगा, इसको तेज चलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तो साथ साथ चलाने। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बच्चों फ्रिक्शन नहीं होता तो ये तेज चलता, ये धीरे चलता, इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होता है, इसका कम होता। अब हमें क्या करना है, अगर साथ साथ में चलाना तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा, इसका कम है, तो इसका कम करेगा, इसका बढ़ाएगा। तो फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, इस पे, इस तरफ रहेगा। अब बात बताइए, ये बहुत शानदार चीज थी कि देख पाना भाई साहब कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा। शुरू में देखिए हवा लगती है भाई साहब k1 by m1 इज ग्रेटर देन बाय k2 by m2, क्यों गिवन है। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो आपने लिखा दैट इज k2a प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी है, फ्रिक्शन कितना आ गया आपके पास दैट इज म्यू, फ्रिक्शन कुछ कोफिशिएंट कुछ गिवन है क्या, कोफिशिएंट गिवन है म्यू, पूरा दम लगा देगा फ्रिक्शन, मान लीजिए अपना पूछ क्या रहा है मैक्सिमम पॉसिबल m2। ठीक है, तो पूरा दम लगा देगा म्यू m2g हो जाएगा आपके पास में इज इक्वल टू m2a, m2 और एक्सेलेरेशन कितना है आपके पास में k1 प्लस k2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई a। क्लियर? हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू अगर आप निकालेंगे जैसे बिकम म्यू m2g डिवाइड बाय m2 मल्टीप्लाई k1 k2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस यहां पे अगर आप देखेंगे उधर चला गया दैट इज माइनस k2, ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा। ठीक, इसे थोड़ा सोल्व कर लें, क्या सोल्व करेंगे, ये आएगा बच्चों एम्पलीट्यूड आपके पास में। अब m2 थोड़ा सा फॉर्मेट में दिखा हुआ सही देखते सोल्व करते हैं। म्यू m2g डिवाइड बाय ये बन गया k1 m2 प्लस k2 m2 माइनस k2 m1 प्लस सॉरी माइनस k2 m2 माइनस k2 m2। अभी k2 m2 यहाँ पे साफ हो गया आपके पास, तो रिजल्ट आ गया म्यू m2g डिवाइड बाय k1 m2 प्लस माइनस k2 m2। क्लियर? एक यानी ऊपर ये मल्टीप्लाई करना भूल गया m1 प्लस m2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है? तो ये सवाल ठीक था, बढ़िया था, ये सोच पाना अपने आप में बहुत शानदार था। वैसा फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस सवाल को अल्टीमेट बना देती है। बच्चों अभी हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 में क्या है आपके पास में, बोला कि सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ आपको गिवन है। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम बनाया,
उसकी लेंथ गिवन है आपको कितनी 2 मीटर, ठीक है। और इसमें एक बॉब है जो इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड गिवन है 30 सेकंड। इसका जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है आपके पास में ये गिवन है, थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री गिवन है। अब आपसे क्या बोल रहे, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg cos 15 एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 15। तो अगर यहाँ पे कुछ आएगा तो ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। अगर आप 15 डिग्री पे देखेंगे बच्चों तो ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे आएगा 15 डिग्री पे। अब इसे कुछ वेलोसिटी भी होगी यहाँ पे ना, तो टेंशन ऐसे लग रहा है आपके पास में ये एंगल 50, तो आप क्या लिखेंगे, सॉरी mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो आप लिखते t माइनस mg cos 15 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी ना, बिकॉज ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, एक्सट्रीम पोजीशन 30 डिग्री पे है, तो टेंशन आपके पास में कितना है, mg cos 15 प्लस mv स्क्वायर बाय r, ऐसा रिजल्ट आएगा। तो टेंशन mg cos 15 नहीं होगी, उससे ज्यादा होगी, तो आपके पास में सी ऑप्शन सही हो रहा है। उसमें बोला टेंशन इज ग्रेटर देन mg cos 15 एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 15, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 15 डिग्री, तो यार 80 कितना आएगा, 80 आएगा mg sin 15 डिवाइड बाय m। तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो तो ये है ना आपके पास में, तो इधर mg है तो ये इस तरफ 80 कितना है, mg sin 15 डिवाइड बाय m। तो g sin 15 ये वाली बात सही बैठ रही है आपके पास में, तो b हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो निकाल नहीं सकते, बिकॉज हम जो यहाँ पे करते हैं जो t को 2.0 L/g आता है वो तब भी है जब थीटा बहुत स्मॉल है, यहाँ पे थीटा ही बड़ा है तो आप निकाल नहीं सकते, वो पता ही नहीं क्या होगा, वो सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों, अगर आप 15th प्रॉब्लम देखें तो आपको बोला गया कि एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्योर रोलिंग हो रही है। इसके रिजल्ट आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद होने चाहिए। अगर ऐसे प्योर रोलिंग हो रही है तो इसका जो एक्सेलेरेशन आता है वो आता है g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस i डिवाइड बाय m r स्क्वायर। ये बेसिक आप यहाँ पे mg sin थीटा फोर्स लगा दीजिए, mg sin थीटा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा दीजिए, आप ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिखिए, रोटेशन की लिखिए और a इज इक्वल टू अल्फा लिखिए, तो ये जवाब आएगा। सिमिलरली फ्रिक्शन आता है mg sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय आई। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब इसे बोल क्या रहा है, इसने बोला कि दो बॉडीज रोल कर रही है आपके पास में, एक सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 एम आर स्क्वायर, और एक क्या रोल कर रहा है बच्चों, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इसका आता है एम आर स्क्वायर बाय 2। अब आपसे क्या पूछा गया कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट ऑन टू विल बी सेम, सेम नहीं होगा आपके पास, बिकॉज आई पे डिपेंड कर रहा है। तो आई जिसका ज्यादा होगा, आई जिसका ज्यादा होगा उसकी ये वाली वैल्यू कम होगी, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। आई कम किसका है बच्चों, ये तो आ रहा है 0.4 और ये आ रहा है 0.5। तो जिसका आई ज्यादा उसके लिए ये वाली वैल्यू बच्चों कम, और ये वाली वैल्यू कम मतलब उसका फ्रिक्शन ज्यादा। तो आप क्या बोलेंगे, सिलेंडर में ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा और एज कंपेयर टू स्फीयर। तो आपके पास सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। फिर इससे डी ऑप्शन में क्या बोला, एबीसी, तो में सिर्फ सी सही हुआ बिकॉज उसने काउंटर बोला हुआ उसका। आपको समझ में आया, जिसका आई ज्यादा होगा उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो आई ज्यादा है सॉलिड सिलेंडर का, तो आपके पास फ्रिक्शन में सॉलिड सिलेंडर में ज्यादा लगेगा। डी ऑप्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी दैट इज मूविंग एंड ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। ये पूरा शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, करता है भाई साहब, बिकॉज आई है ये आपके पास में, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, इसमें डी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन सही हुआ बच्चों आपके पास यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर बच्चों अगर हम बात करें, दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 15, अगर आप प्रॉब्लम नंबर 16 की बात करें तो शानदार सवाल है आपके पास में। इस सवाल में क्या बोला गया, एक रोड है आपके पास, यहाँ पे ऐसे एक रोड बना दिया आपने। इस वाले पेपर में कुछ सवाल बहुत बढ़िया है, जैसे ये सवाल बहुत बढ़िया। एक रोड है आपके पास में ए बी, आपने यहाँ पे ऐसे रोड बनाई, इस वाले एंड का नाम हो गया ए, इस वाले एंड का नाम हो गया, इसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा गया, ऐसे नहीं है, ऐसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। और ए हिंज है, इनिशियल रोड एट रेस्ट, डी एंड ई आर द पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है कुछ डी और एक यहाँ पे पॉइंट है आपके पास में कुछ ई। पी पॉइंट है आपके पास में, वो कुछ यहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे कुछ सी पॉइंट है और पी पॉइंट कुछ यहाँ पे ऐसे एक पार्टिकल आ रहा है, वो स्ट्राइक कर रहा है। बच्चों सबसे ए ऑप्शन बोलता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड प्लस पार्टिकल सिस्टम अबाउट पॉइंट सी मस्ट इंक्रीज आफ्टर द कोलिजन। देखिए एक बात आप समझिए, जैसे ही कोलिजन होगा तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास में कांस्टेंट बन जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, कांस्टेंट ओमेगा से घूमना शुरू कर देगा, कुछ भी होगा। अब यहाँ पे इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि अगर इस x की वैल्यू डिफरेंट होगी तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन हो सकता है ऊपर की तरफ हो, या फिर नॉर्मल एक्शन नीचे की तरफ हो, या फिर नॉर्मल आपके पास में 0 हो।
तो तीनों केस पॉसिबल है, नॉर्मल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है और जीरो भी है। कुल मिलाकर उसको इस वाले पॉइंट की मतलब इस वाले पॉइंट की वैल्यू जीरो करनी है ना, तो एक वीसीएम आएगा आपके पास में, एक ऐसे ओमेगा आएगा, तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू जीरो करने के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है भी नॉर्मल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक स्वीट पॉइंट होता है, अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू 2l/3 होगी आपके पास में, तो उस वाले केस में नॉर्मल जीरो आएगा आपके पास में। तो अगर आपके पास में x कम होगा 2l/3 से, मतलब टॉर्क कम मिल रहा है, अगर टॉर्क कम मिल रहा होगा तो वो उसको सपोर्ट करेगा, टॉर्क को सपोर्ट करेगा, नॉर्मल नीचे की तरफ आएगा आपके पास में। अगर x ज्यादा आएगा 2l/3 से, नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो इसकी वैल्यू मतलब डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ऊपर से कुछ भी हो सकता है। तो ये बात बहुत पाना कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड प्लस सिस्टम अबाउट पॉइंट C मस्ट इंक्रीज। तो हो सकता है भाई साहब कि इसके अबाउट C पॉइंट के अबाउट किसी का टॉर्क नहीं आ रहा हो, और टॉर्क ना आ रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। टाउ होता है ना, टाउ इज इक्वल dl/dt होता है आपके पास में। अगर टाउ dl/dt होगा आपके पास, तो हो सकता है ऐसा केस हो जाए आपके पास में कि उसके बाद टॉर्क ना आ रहा हो, क्योंकि हो सकता है स्वीट पॉइंट हो, नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो, तो आपके पास में फिर ए नहीं होगा। सीधे बोले एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड प्लस पार्टिकल सिस्टम अबाउट पॉइंट डी इज कंजर्व ड्यूरिंग द कोलिजन। तो अगर आप देखिए इस डी पॉइंट के अबाउट, तो डी पॉइंट के अबाउट अगर आप देखें नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो है आपके पास में, नॉर्मल का टॉर्क जीरो है, तो एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं आपके पास में। डी पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं, ये सिस्टम इसे चिपक गया, तो सिस्टम एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये बात सही है। अगर आप बात करेंगे पॉइंट ई के अबाउट में इंक्रीज, तो यार ई के अबाउट बोला, तो ई के अबाउट आप देखिए भाई, अगर इसका टॉर्क ऐसे आ गया, मतलब ये जो नॉर्मल है ऊपर की तरफ लग गया, तो इसका टॉर्क कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो ओमेगा को बढ़ाने की कोशिश करेगा आपके पास, तो उस वाले केस में एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा आपके पास। तो हाँ, मे वाले केस की बात की तो हो सकता है घट भी जाए, हो सकता है ना भी हो। डी ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम रोड प्लस पार्टिकल सिस्टम अबाउट ई इज कंजर्व्ड। ई के अबाउट कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि ई के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क दिखाई दे रहा है, इसका एक्सटर्नल टॉर्क हो सकता है, ई के अबाउट कंजर्व नहीं होगा। तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके पास, इट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। बच्चों अगर आप बात करें प्रॉब्लम नंबर 17 की, तो 17 में क्या बोला गया कि टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर सस्पेंडेड एज शोन। यहाँ पे ऐसे दो रोड है ऐसे ना, एक का यहाँ पे मास कुछ m हैंग किया हुआ है, सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरी वायर है आपके पास में, इससे ही मास यहाँ पे कुछ m हैंग किया हुआ है। यंग्स मॉडुलस गिवन है आपको, उनका रेशियो है 2:3। तो इसका अगर यंग्स मॉडुलस कुछ 2y है तो इसका कितना होगा, 3y होगा आपके पास, मान लीजिए। और लेंथ और एरिया सब सेम है, लेंथ और एरिया सेम है, लेंथ और एरिया सेम है। तो हम एक काम करते हैं यार, हम इसको स्प्रिंग में कन्वर्ट करें तो आसान होगा। सबसे पहले तो स्ट्रेस स्ट्रेन पूछा है, तो स्ट्रेन तो आपके पास में क्या होता है, y होता है आपके पास में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो हो गया आपके पास में mg डिवाइड बाय एरिया, वो तो दोनों में सेम है आपके पास, और स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। तो आपके पास जो स्ट्रेन है, जिसे स्ट्रेन, वो स्ट्रेन किस पे, इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y आ रहा है आपके पास। तो अगर आप बात करेंगे स्ट्रेन फर्स्ट वाले में डिवाइड बाय स्ट्रेन सेकंड वाले में, तो वो आपके पास में दिस विल बिकम 3y डिवाइड बाय 2y। तो यहाँ पे साफ हो जाएगी 3:2। तो आपके पास में एक तो बच्चों ए ऑप्शन सही होगा कि जो स्ट्रेन है आपके 3:2 के रेशियो में, बिकॉज वो यंग्स मॉडुलस के इनवर्स रेशियो में आ रहा है। फिर बोला गया व्हेन, अच्छा आगे बात करते हैं, स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस सेम है भाई, स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया होता है, स्ट्रेस सेम है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। व्हेन स्ट्रेच एंड उस टाइम पीरियड पूछे, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बनेगा इसका, YA/L बोलते हैं, तो इसका बन गया 2y डिवाइड बाय AL, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बन गया, ये 3y डिवाइड बाय AL। ठीक है, ये बन गया। तो इसको हम लिख देते हैं, तो टाइम पीरियड आएगा इसका t = 2π√m/k आता है, मास सेम है आपके पास, तो T1/T2 इज इक्वल टू K2/K1, K2/K1। तो K2/K1 करेंगे तो बच्चों कितना, √3/2 का रेशियो आएगा। तो आपके पास में डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो मैच कर जाएगा। दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं बच्चों, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। फिर अगर हम आपके पास में 18th प्रॉब्लम की बात करें, तो बोला गया एक ऐसे स्मूथ कोन है, और स्मूथ कोन के ऊपर एक इलास्टिक रिंग है, यहाँ पे ऐसे इलास्टिक रिंग को रख दिया, इनिशियल नेचुरल लेंथ पे है। तो अब ये होगा क्या, जो इलास्टिक रिंग होगी आपके पास में, ये अभी नेचुरल लेंथ में नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पे कहीं पे मीन पोजीशन होगी, फिर मीन पोजीशन नीचे जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, तो यहाँ पे जाकर रुकेगी आपके पास। समझ में आ रहा है, पहले यहाँ पे थी मीन पोजीशन, यहाँ पे, तो जब मीन पोजीशन तक आएगी तब यहाँ पे Fnet 0 है, Fnet 0 पर यहाँ तक कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसमें नीचे जाना पड़ेगा। सेम ऐसा ही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला कंसेप्ट। तो
तो अगर आप नेचुरल लाइन से छोड़ेंगे तो मीन पोजीशन कुछ यहाँ पे है, पर मीन पोजीशन से कुछ नीचे चली जाएगी। फिर अगर बात करें, सबसे पहले बोला इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग इज जी। तो अगर आप कोई भी पॉइंट का देखेंगे एक्सीलरेशन, तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, देखना इसमें तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, तो सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे mg साइन थीटा, इधर लग रहा होगा mg कोस थीटा, इधर लग रहा होगा नॉर्मल। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। इस वाले एंगल थीटा बोला है ना हमने सवाल में, किसको थीटा गिवन है बच्चों, सेमी वर्टेक्स गिवन है थीटा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कोस थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा। मतलब सब पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन इस तरफ कितना है, mg कोस थीटा फोर्स है इस तरफ अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन या फिर अलोंग द कोण। तो एक्सीलरेशन जो आएगा अलोंग द इस तरफ वो आएगा g कोस थीटा। ठीक, तो आपसे क्या बोला गया, द इनिशियल एक्सीलरेशन सेंटर का पूछ लिया। अब सोच के देख, रिंग के हर एक पार्टिकल का ऐसे ऐसे आ रहा है एक्सीलरेशन, ठीक है, कितने एंगल पे, ये वाला एंगल हम अगर बनाए तो थीटा हो गया तेरे पास में, ये एक्सीलरेशन कितना है g कोस थीटा। तो इसके जो ये वाले कंपोनेंट होंगे वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे की तरफ नेक्स्ट कितना बचेगा, g कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, तो सेंटर का एक्सीलरेशन में g कोस स्क्वायर थीटा, तो तेरे पास एक तो बी ऑप्शन सही हो गया। फिर बोला गया कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए हमें वर्किंग थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे रेडियस कुछ a मान ले, यहाँ पे रेडियस कुछ b मान ले, और ये वाली हाइट ऐसे कुछ h मान ले। ठीक, तो क्या लिखेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी है mgh, और स्प्रिंग की जो एनर्जी आएगी दैट इज हाफ k, x कितना है 2 पाई b माइनस 2 पाई a का स्क्वायर, इनिशियल तो जीरो ही था, नहीं माइनस 2 पाई a का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा आपके पास, यहां से आप सोल्व कर लीजिए तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगी। डी ऑप्शन में बोला गया कि जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था तब एक्सीलरेशन जीरो, नहीं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जब होता है तो ऊपर की तरफ इसका एक्सीलरेशन होगा। तो ये सवाल बढ़िया है, कैलकुलेटिव है, अच्छा है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो कई सवाल इसमें अच्छे थे, कई सवाल हलवा थे। आई होप आपको सब सवाल समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।